हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। अभी तक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस करंट लेक्चर में हम आज प्लास्टिड को जानने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिड क्या है और उसका एक क्या रोल होता है किसी भी एक सेल में, क्या फंक्शंस करते हैं, क्या उसके कोई टाइप्स हैं या नहीं है, और अगर उनके टाइप्स हैं तो वो किस बेसिस पे अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं फिर से आपको वो जो पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के, जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई कि ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो हमने बात किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरह से एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मतलब ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल था जिसके पास दो मेम्ब्रेन थे, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। और जैसा कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में क्या एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी कहते थे या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हम अगर इसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो ये हमारा मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन बन गया। और ये स्ट्रक्चर जो फाइनल है वो क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होता है सेल में इनर मेम्ब्रेन का, जो कि जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। जिसे हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्रिस्टे। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे, जिसके ऊपर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट थे। जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे? ऑक्सीजोम प्रेजेंट थे। मैंने उसमें यू ऐसा एक शेप बताया था कि इसके साथ चिपके हुए हैं। और ये जो ऑक्सीजोम है, इस ऑक्सीजोम के पास ये भी ऑक्सीजोम है। ये जो ऑक्सीजोम है इसे हम F1 पार्टिकल भी कहते थे। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, जिसके पास तीन स्ट्रक्चर, तीन पार्ट प्रेजेंट थे इसमें, जिसको हम कह सकते थे बेस, जिसे हम स्टॉक, और जो तीसरा पार्ट था उसे हम हेड के नाम से जानते थे। ठीक है, ये ज्वाइन करने में हेल्प करता है इनर मेम्ब्रेन के साथ। ये स्टॉक ऐसा, ये स्ट्रक्चर ऐसा एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा था। और ये है हेड, दिस इज व्हाट द ऑक्सीजोम, जो कि ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बेस विच इज स्टिक्ड विथ द इनर मेम्ब्रेन। और ये मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन है तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये हेड कहलाएगा जो सबसे ऊपर का पार्ट है। और ये बाकी जो अंदर में जो स्पेसेस थे, these spaces are what called as the matrix, the mitochondrial matrix, जिसमें जीनोम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट थे जो कि 70s राइबोसोम थे। और ये सबके प्रेजेंस की वजह से it exactly called as semi autonomous organelle. It is what called as semi autonomous organelle. Okay, semi autonomous organelle, जिसमें ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी था, 70s राइबोसोम है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल है, इट इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग replication and transcription as well as translation. Everything it can go for all the processes, the DNA replication, the transcription and translation. मतलब it is that particular cell organelle, the mitochondria, is a very sufficient for the forming of new DNA strands and the RNA strands, and further with the help of ribosomes and RNA strands, it is very capable in producing amino acids and further producing the proteins, right? So this is what the basic structure जो हमने last class में discuss किया था. Now in this current lecture we are going to deal with the प्लास्टिड। बिफोर हमने यहाँ पे साइंटिस्ट की भी बात की थी। वो जो साइंटिस्ट थे
दिस साइंटिस्ट आर कॉलिकर, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेंडा के बारे में, जिन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रियल टर्म दिया था, ये ग्रीक वर्ड से आया था। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स which are very responsible or which is very important for the NEET part, जो कि नीट में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये एक तरह का पावर हाउस ऑफ द सेल था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी परफॉर्म करता है खुद को, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, जहाँ पे लिपिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया करने में पॉसिबल, मतलब एक लाइन में अगर कहें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन को करने में काफी ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि उसके पास वो सारे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके मेम्ब्रेन्स में, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एज अ कैटलिस्ट वो करते हैं उसके ऊपर और उसको स्पीड अप कर देते हैं, राइट। सो नाउ इन दिस करेंट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द प्लास्टिड। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम जाएं तो प्लास्टिड वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। ये एक तरह का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल का। और ये जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था बाय अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में बताया था। उसके बाद ये अर्नेस्ट हैकेल के बाद और एक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्लास्टिड को क्लासिफाई कर दिया था। बिफोर दैट यहाँ पे बेटा क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती है सेल में, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है उसका इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो वैसे ही प्लास्टिड का भी इनहेरिटेंस होता है। Plastid inheritance also occurs, but it is very it is not independent, it is not dependent upon the nuclear inheritance. So the plastid inheritance is very independent on nuclear inheritance मीन्स अगर किसी न्यूक्लियस का किसी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस हो रहा है जिसके पास जीनोम प्रेजेंट है, वैसे ही उसमें किस प्लास्टिड का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये सेल्फ डिवाइड कर सकता है। इट इज हैविंग ए कैपेसिटी टू सेल्फ डिवाइड, इसके पास खुद को डिवाइड कर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड होता था और नेक्स्ट जो नए डॉटर सेल्स होते थे उसमें वो प्रेजेंट हो जाता था। क्योंकि मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास किसी भी सेल में प्रेजेंट है, सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हम प्लास्टिड की बात करते हैं, इस सेल के पास प्लास्टिड प्रेजेंट है और ये सेल जब ब्रेक होता है तो ये दो डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है माइटोटिकली। तो यहाँ पे अगर इनके पास प्लास्टिड दोनों के पास भी होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर ये प्लास्टिड डिवाइड नहीं करेगा, अगर ये दो प्लास्टिड फॉर्म नहीं करेगा तो ये नेक्स्ट डॉटर सेल में नहीं जा पाएगा, है ना। और अगर ये प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं रहा तो भाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्लास्टिड नहीं है तो शायद किसी एक सेल की सर्वाइवबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो प्लास्टिड है it is very responsible for the formation, it is responsible for the formation and storage of complex molecule. ओके, सो नाउ अब क्या होता है कि एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था शिम्पर, जिन्होंने इस प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था
कि ये जो प्लास्टिड है इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। द प्लास्टिड is further of 3 types. There is 3 more categories of plastid. The one is called as chloroplast. The one is called as chloroplast. The next one is called as chromoplast. The next one is called as chromoplast, and the last category is what called as ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की भी फर्दर और 3 कैटेगरी आएगी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये टोटली कलरलेस है, इनके पास कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। एज द टर्म इंडिकेट्स हियर इट इज द क्लोरो, मतलब जब हम क्लोरो शब्द कहीं से सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लोरोफिल की बात आती जरूर है, क्योंकि क्लोरोफिल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट में क्लोरोफिल है जिसकी वजह से वो ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये जो प्लास्टिड इट इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन, ये फॉर्म करेगा, ये कुछ चीजें फॉर्म करेगा बाय द हेल्प ऑफ मींस इट इज डूइंग फर्दर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और फोटोसिंथेसिस का मतलब हम जानते हैं कि वो कुछ प्रिपेयर करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, लाइट से फोटोन्स को कैप्चर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करेगा, उनका मतलब एक तरह से जो सिंपल मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो दोनों मिलकर के एक बड़ा शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा, और बाद में फिर अगर उसके भी पॉलीमर्स बनने लगे, उनमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होते चले गए, जुड़ते गए मॉलिक्यूल्स, तो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कुछ और डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और ल्यूकोप्लास्ट लास्ट में जो है, जो सबसे लास्ट कैटेगरी मैंने बताया है, दिस इज व्हाट द कलरलेस प्लास्टिड, जिसमें किसी तरह की कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, और अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये कैपेबल नहीं है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन वाली कोई चीज नहीं करेगा। और आप याद रखना, सेल में जितनी भी चीजें हैं हर किसी के पास एक छोटा ना छोटा फंक्शन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमारे हाथों में भी नाखून है, तो नाखून किसी कहीं ना कहीं वो एक उसका एक अलग फंक्शन है प्रोटेक्शन के रूप में। अगर आपको आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप भी उसे नाखून से अक्सर लड़कियां मुंह नोच लिया करती हैं, कहती है ना कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं मुंह नोच लूंगी, तो मुंह नोच लूंगी तो कैसा, वो उंगली से थोड़ी नोचती हैं, वो तो नाखून से नोचती हैं। हमारे पास लिम्स हैं, पैर हैं, हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, जैसा हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन है, वैसे ही सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हम उनको कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल इज द ऑर्गन ऑफ द सेल। वो ऑर्गन है सेल का जो कि फर्दर सारे फंक्शंस में इंडिविजुअली वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट है तो वो सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, इसके पास पिगमेंट नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट को क्यों कोई सेल अपने साथ लेके घूमेगा। तो भाई ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज में फंक्शन करता है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, ये फैट्स और लिपिड को स्टोर करेगा। तो जो मैंने फंक्शन लिखा है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज स्टोरेज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्दर हम अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि वहां पे क्या स्ट्रक्चर है, थैलाकॉइड क्या है, ग्रैनम क्या है, फ्रेट चैनल क्या है, वहां पे स्ट्रोमा पार्ट क्या है, स्ट्रोमा लैमेला क्या है। तो ये सारा डिटेल हम इस चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से इसमें पढ़िएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये तीनों जो पार्ट है एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वो कैसे हम कह रहे हैं कि ये इसकी जगह कभी ले लेगा, ये कभी इसकी जगह ले लेगा, या ये इसकी जगह लेगा, फिर ये इसकी जगह लेगा, कैसा, कौन किसकी जगह किस फॉर्म में लेगा, वो भी एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
So now we are starting with क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि क्लोरोप्लास्ट जो है, सॉरी जो प्लास्टिड है, वो 3 पार्ट में शिम्पर ने डिवाइड किया था। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट टर्म है also given by, it is also given by शिम्पर, जिनका पूरा नाम ही था क्लोरोप्लास्ट शिम्पर। तो उनके बेसिस पे ये नाम उनको ये इस ऑर्गेनेल को प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका जो नंबर है, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट varies from species to species, as for example when we take an algae, जब हम एक algae की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके केस में नंबर 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्लोरेला का नाम लिया था, क्लोरेला। लगे तो ठीक है, एक ही नाम रखते हैं। ऐसे क्लैमाइडोमोनास के केस में भी, यूलोथ्रिक्स के केस में भी, इनके केस में भी जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिंगल होता है। उसके बाद जिग्नेमा के केस में जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है 2 होता है। स्पाइरोगायरा में 1 to 15 और 16 हो सकते हैं। इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा के केस में जो नंबर है इट में वेरीज फ्रॉम 1 to 16, और इन केस ऑफ हायर प्लांट्स इट में गो अप टू 25, 40। ओके, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होंगे स्क्लेरन कैमा सेल्स के केस में, वहां पे जो नंबर होगा इट मे बी मोर देन 25। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे thousands, 10,000, lakhs तक ये नंबर कभी नहीं जाता है। दे आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड नंबर, बट इट varies from species to species. It is not same in all kinds of species. हर स्पीशीज में ये मतलब इनके जो नंबर होंगे वो सेम कभी नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमने क्या देखा कि ये नाम जो दिया गया था, ये टर्म गिवन बाय शिम्पर था। इनके जो नंबर थे वो वेरीज होते हैं एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज के कंपैरिजन में। और इतना ही नहीं, ये भी जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज द सेल ऑर्गेनेल कहना ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे। ये जो सेल ऑर्गेनेल है इट इज डबल membranous cell organelle, it is double membranous सेल ऑर्गेनेल। और जब फिर से जब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन की बात होगी, और जो दूसरा होगा वो होगा इनर मेम्ब्रेन। एक बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा। उसके बाद यहाँ एक और टर्म आएगा जिसमें हम देखेंगे थैलाक्वाइट। उसके बाद होगा ग्रैनम। तो ये ग्रैनम और थैलाक्वाइट क्या है? अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर अकेले है तो उसे हम थैलाक्वाइट कहेंगे, और अगर ये एक के ऊपर एक ऐसा जमा हो गया है तो उसे हम ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट को बेसिकली 2 पार्ट में हम कह सकते हैं कि भाई एक स्ट्रोमा का पार्ट है और दूसरा ग्रैनम का पार्ट है। तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्ट्रोमा क्या है, ग्रैनम क्या है, थैलाक्वाइट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये 2 बाउंड्री होगी।
क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी कुछ सिमिलरिटीज भी होती है। जैसे ये भी एक तरह का सेमी ऑटोनोमस, ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों भाई? बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जीनोम। इट ऑल्सो हैव double stranded DNA as genome and 70s ribosome, 70s ribosome, and due to that they are also very capable and in doing replication, transcription and translation. replication का मतलब DNA से DNA का formation, transcription का मतलब DNA से RNA का formation, and when proteins are formed from the RNAs, the process is called as translation. So ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये कैपेबल है हर तरह के प्रोसेसेस करने में। और ये एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इस क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है, ड्यू टू दैट पिगमेंट they are capable of they converts light energy into chemical energy। इनके पास ये कैपेसिटी है कि ये सनलाइट को ट्रैप करेंगे और केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि जब सनलाइट की ट्रैपिंग हो रही है बाय द क्लोरोप्लास्ट, फर्दर they are going to produce what? They are going to produce the glucose molecule, and glucose is a kind of chemical. So that's why we are saying here that it converts light energy into the chemical energy. तो अब एक बात और अपने ख्याल में आता है कि उनके पास लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए वैसा कुछ तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको फिगर की हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक वेल डिजाइन्ड फिगर हम लोग बनाएंगे और उसके बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, जो डिटेल्ड पार्ट होता है, उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सबसे पहला चीज हमने देखा था कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज व्हाट? इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब दो मेम्ब्रेन है तो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस तो रहेगा ही। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने कहा था कि भाई वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हमने उसे कहा था। The space between the free space between the outer and inner membrane is called as periplastidial space. This is what called as periplastidial space। और इसके अंदर का जो पार्ट है इसे कहा जाता है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। जिसके अंदर आप ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये छोटा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आइएगा जरा सा, यहाँ फोकस कीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिंगल एक ही जो है, जो मैंने इस तरह से बताया, एक सिंगल को हम थैलाक्वाइड कहेंगे और द बंच ऑफ थैलाक्वाइड और स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रैनम, जिसका नंबर पर क्लोरोप्लास्ट 40 to 60 होता है। The number of granum per chloroplast is 40 to 60 and as we all know that कि थैलाक्वाइड से मिलकर के ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रैनम में कुछ नंबर होगा थैलाक्वाइड का भी। तो एक ग्रैनम के अंदर 2 से 100 तक 2 to
100, 2 से लेकर के 100 तक का नंबर हो सकता है थैलाकॉइड का इन अ सिंगल ग्रैनम। नाउ हमने अभी तक कहा था कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। एक पिगमेंट, ये फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड में। पिगमेंट क्या होगा भाई? यहाँ पे पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। यहाँ कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। और इनका जो शेप है, दिस इज व्हाट द लेंस शेप्ड। ये लेंस शेप के हो सकते हैं। दे कैन बी ओवॉइड एज वेल, दे कैन बी ओवॉइड, दे कैन बी स्फेरॉइड। ओके, ये इतने स्ट्रक्चर के ये हो सकते हैं। और यहां पे हमने कहा था कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये जो लाइट रिएक्शन होगा, ये लाइट रिएक्शन वही कर सकता है, मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? लाइट रिएक्शन बोले तो ये दिन में होगा, डार्क रिएक्शन बोले तो ये रात में होगा। तो दिन में होगा मतलब ये लाइट को कैप्चर कर पाएगा, और लाइट को कैप्चर वही करेगा जिसके पास पिगमेंट हो। तो ये हमने क्या देखा कि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है। तो अब इस क्लोरोप्लास्ट में वो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? तो वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस थैलाकॉइड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? इस थैलाकॉइड में प्रेजेंट है। तो ये जो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन अकर्स इन thylakoid and the dark reaction occurs in case of stroma. The dark reaction occurs in case of stroma. So this is what the stroma. ये क्या है? ये है stroma. तो स्ट्रोमा में क्या होगा भाई? डार्क रिएक्शन होगा। और ये जो थैलाकॉइड है जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है, that particular thylakoid consists of, it has pigment, it has pigment प्लस इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, जब ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम यहाँ पे लाके अगर हम जूम करते हैं, ये जो पार्ट है इसको अगर हम यहाँ पे ऐसा ला करके अगर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो ये शायद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। ये क्या हो गया? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड हो गया। इसके अंदर पिगमेंट है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्वांटाजोम स्ट्रक्चर पर, जिसे हम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्वांटाजोम। ये क्वांटाजोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसके अंदर का जो फ्री स्पेस है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ल्यूमेन। इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। तो ये एक छोटा सा एक थैलाकॉइड का ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स में क्वांटाजोम्स प्रेजेंट हैं, जो कि हेल्प करते हैं। एक तरह का ये लाइट रिएक्शन सेंटर होता है जो हेल्प करता है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेने में। उसको जैसे क्वांटा शब्द से पता चल रहा है, क्वांटा। ओके, तो क्वांटाजोम इस मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट जो एक और फिगर मैं लिया हूं कि अगर इस हिस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अलग तरह की बात होती है। तो यहाँ पे हम फोटो सिस्टम्स की बात करेंगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगा PS1, दो टाइप्स के फोटो सिस्टम होते हैं, एंड PS2। तो ये जो ग्रैनम है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज व्हाट द फिगर ऑफ ग्रैनम। ये किसका फिगर है? ग्रैनम का है। और इस ग्रैनम में हम दो पार्ट देखेंगे। एक पार्ट देखेंगे जो एप्रेस्ड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एप्रेस्ड पार्ट।
तो ये जो पार्ट आता है एग्जैक्टली पूरा, इसे तो हम नहीं कह सकेंगे, जो ये जो पूरा जोन है इज व्हाट कॉल्ड एज अप्रेस्ड ग्रैनम, एंड दिस इज व्हाट द फ्री पार्ट, जिसे हम कहेंगे नॉन अप्रेस्ड ग्रैनम। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड ग्रैनम। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो नॉन अप्रेस्ड ग्रैनम है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, तो फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, और जो अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रैनम है वहां पे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। तो ये फिगर किसका है, ये देखिए, ये इधर से आप देख सकते हैं या इधर भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा थैलाकॉइड है, तो ये पूरा हो गया ग्रैनम, और हर ग्रैनम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेला। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। तो ये एक तरह से थैलाकॉइड का ही एक्सटेंशन है। दिस इज व्हाट द लार्जर थैलाकॉइड, और ये स्मॉलर थैलाकॉइड है। ये बड़ा थैलाकॉइड है, ये छोटा थैलाकॉइड है, ये एक दूसरे को जोड़ रहा है। इस स्ट्रोमा लैमेला को it can be also called as freight channel, or it can be also called as freight channel. It can be also called as freight channel, और ये दोनों दो ग्रैनम के बीच में कनेक्शन भी है, तो ये एक तरह से एक ब्रिज का भी काम करता है। This is what called as stroma lamella and also called as freight चैनल, राइट। तो इसी पार्ट को हमने यहाँ पे बनाया है। ये जो हिस्सा आगे निकल रहा है, इसके पास फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड रीजन। और इसके अंदर का जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इज व्हाट कॉल्ड एज अप्रेस्ड ग्रैनम। इसे कहेंगे अप्रेस्ड ग्रैनम, और इसे कहेंगे, ये हिस्से को क्या कहेंगे, नॉन अप्रेस्ड ग्रैनम। इसे क्या कहेंगे, नॉन अप्रेस्ड ग्रैनम, जहां पे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होगा, और ये जो दिस इज द अप्रेस्ड ग्रैनम, और ये जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है, ये जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है इज व्हाट कॉल्ड एज देयर photosystem 1 is photosystem 1 is present in very much concentration, in very much number, but in case of अप्रेस्ड ग्रैनम फोटोसिस्टम 2 का जो कंसंट्रेशन होगा, जो नंबर होगा, वो काफी ज्यादा होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या पढ़ा। इसके पास क्लोरोफिल है, मतलब इसके पास कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड कर पाता है, थैलाकॉइड में होता है क्योंकि इसके पास पिगमेंट स्टोर है, और डार्क रिएक्शन में जो होता है, डार्क रिएक्शन में इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, जो कि स्ट्रोमा में होता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बीच का जो स्पेस है इसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। जब स्ट्रोमा के पार्ट में, ये स्ट्रोमा का जो पार्ट है, जब इसके अंदर हम एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले मुलाकात होगी थैलाकॉइड से, और एक नीचे से ऊपर तक जब हम देखेंगे तो हमें एक ग्रैनम दिखेगा, क्योंकि स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रैनम। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड इज व्हाट कॉल्ड एज ग्रैनम। Stacks of thylakoid is called as granum. Stacks of thylakoid is called as granum. तो ग्रैनम, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड है by stroma lamella, or it is also called as freight channel. Okay, now दिस इज व्हाट इन जो फ्री स्पेस है एक थैलाकॉइड के अंदर, उसे हम ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड भी कह सकते हैं। अब इस हिस्से को हमने जूम करके यहाँ पे बताया, तो ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है जिसमें क्वांटासोम्स प्रेजेंट है, और एक क्वांटासोम में आप याद रखिएगा मिनिमम 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है।
एक क्वांटासोम्स में लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल क्वांटासोम। और सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं, कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लगभग 30 से 50 कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन अ क्वांटासोम। नाउ जब इस पार्ट को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखेंगे यहां से, तो ये जो पार्ट है ग्रेनम में दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे। जो एक एप्रेस्ड है, जो दबा हुआ है, वहां पे फोटोसिस्टम 2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जो नॉन एप्रेस्ड है, जो फ्री है, जो आगे जाके दूसरे ग्रेनम में कनेक्ट होगा, वहां पे फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दो फोटोसिस्टम है। वो इन डिटेल आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे आपको इन डिटेल में बताया जाएगा फोटोसिस्टम 1 और 2 के बारे में। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझिए कि यहाँ पे जो एप्रेस्ड रीजन, जो दबा हुआ है, वो फोटोसिस्टम 2 उसके पास प्रेजेंट है, और जो फ्री पार्ट है, जो आगे और अगले ग्रेनम में जाके कनेक्ट होने वाला है, उसे हम कहेंगे नॉन एप्रेस्ड रीजन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन एप्रेस्ड ग्रेनम, जहां पे फोटोसिस्टम 1 का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। सो इन दिस पार्ट वी आर वेरी डील्ड विद दैट ऑल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी दिखाया है, 70s राइबोसोम भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसका रीजन हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं कि भाई वो सेमी ऑटोनोमस भी होते हैं, और ये सेल्फ डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है इनके पास। अब इसी वीडियो में आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है chromoplast and leucoplast, and after that this is the end of the plastid। प्लास्टिड में तीन चीज ही हमें पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा क्रोमोप्लास्ट। हाँ, तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये बहुत इजी है, जब क्लोरोप्लास्ट हम पहले ही देख चुके हैं, तो भाई ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प तो करेगा ही करेगा। इट फंक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो थैलाकोइड में हो रहा है, और जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। उसके बाद ये स्टोरेज का भी फंक्शन करता है। इट आल्सो फंक्शंस इन स्टोरेज। सो these are a very two simple and very important functions of the chloroplast. Now we are starting with the second type of plastis, and that is the chromoplast। सबसे पहला ये जो होगा, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अदर देन एक्सेप्ट the green one। it consists of have carotenoid। इनके पास क्या है? इनके पास कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्रोमोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो एक दूसरे में चेंज होता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक टोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ। किसका मैंने एग्जांपल लिया है? टोमेटो का लिया है। तो टोमेटो में जब ये ओवरी स्टेज में है, he is in the ovary, that tomato, जो फ्रूट है, जो टोमेटो का जो फ्रूट है, जब वो ओवरी स्टेज में है, तो आप वहां पे देखते हैं कि वो क्या है भाई? कलरलेस है। वो क्या है? कलरलेस है। कलरलेस है मतलब क्या है? वो है ल्यूकोप्लास्ट। वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कह सकते हैं इसे। उसके बाद ओवरी के बाद जब वो थोड़ा मतलब एक डेवलपमेंटल स्टेज में आ जाता है, ठीक है, जब वो डेवलपमेंट स्टेज में आता है मतलब थोड़ा वो ग्रो करता है ओवरी से, तब जाकर के वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ग्रीन कलर का। जब ये ग्रीन है तो क्या है भाई? इसमें
क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर सकते हैं। और फाइनली जब वो मैच्योर हो जाता है, व्हेन द पर्टिकुलर फ्रूट इज वेरी मैच्योर्ड एंड बिकम्स रेड, मतलब उनका कलर चेंज हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट। उसे हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। मतलब ओवरी से मैच्योर्ड स्टेज तक आते आते वहां पे 3 चेंजेस हो जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे हम यंग वन कह सकते हैं, हियर वी कैन से द यंग वन जो होगा वहां पे ग्रीन कलर आता है। मतलब यहाँ पे हमने चेंजेस क्या देखे भाई, कि स्टार्ट में वो व्हाइट था, कलरलेस था, बाद में वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ एंड फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पिगमेंट्स हैं, जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जो अलग अलग पिगमेंट्स है यहाँ पे, कुछ ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ रेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर ग्रीन कलर की बात होगी तो वहां पे कभी भी हम क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को ही याद करेंगे। क्रोमोप्लास्ट में ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड वन, जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे, वो है ल्यूकोप्लास्ट। द लास्ट वन इज व्हाट, द ल्यूकोप्लास्ट। ये जो होते हैं दे आर जनरली रॉड शेप्ड। ये क्या होते हैं, दे आर जनरली रॉड शेप्ड एंड दे आर कलरलेस। they are colorless, they does not have any kind of pigments, that's why they are colorless, and it is of 3 types। इनके पास 3 टाइप होते हैं। और वो टाइप कौन कौन से हैं भाई, these types are the first one is एल्यूरोप्लास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, तो दे आर गोइंग टू परफॉर्म द स्टोरिंग फंक्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। सो द एल्यूरोप्लास्ट ये क्या फंक्शन करेंगे, दे स्टोर्स प्रोटीन, दे स्टोर्स प्रोटीन्स। ओके, the next one is, the second category of leucoplast is amyloplast, and this amyloplast stores carbohydrate. It stores carbohydrate. And the last category of the leucoplast is what, the third one is what, Elioplast. So that Elioplast further functions in the storage of, it stores fat and oils, fat, lipid, oils. These are the functions, storage functions of the Elioplast, the aleuroplast, the amyloplast and the Elioplast. So now ending with this one, we are very done with the plastid topic. Now I understand कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर कहीं थोड़ा तकलीफ हुआ तो आप उसको थोड़ा सा पीछे आकर के देखना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे भी अगर आपने ध्यान हटा दिया तो फिर बाकी के कॉन्सेप्ट में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। Thank you very much.